हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ। लेसन सेकेंड है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज द कंपनी इस्टैब्लिश पावर्स एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो। द सेकेंड टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। That means before this video we had already learned read about the introduction of this lesson. Mainly in this lesson we will learn how to East India Company establish in our country. Okay, तो चलते हैं। आइए आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ओके, ये आपके बुक का पेज नंबर 10 है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक का पेज नंबर 10 ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। दैट मीन्स 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र मिलता है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वारा। उसमें लिखा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फुल पावर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि वो पूरा पूर्वी के देशों में, ठीक है, ईस्ट कंट्री में जो है अपना वो ट्रेड कर सकते हैं। ओके, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पिटेट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इस चार्टर में एक और चीज़ कर दिया गया कि इंग्लैंड की और कोई कंपनी अदर कंपनी जो है इस कंट्री में या ईस्ट के पार्ट्स में नहीं आएंगी कम्पीट करने के लिए। ओके, यानी कि इसको कह सकते हैं एक मोनोपोली राइट्स मिल गया था इंग्लैंड के द्वारा। दिस चार्टर विद दिस चार्टर द कंपनी वुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स from which it would buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at a higher price। इसका मतलब एक चीज़ और यहाँ पर हो गया था कि आप ओशियन क्रॉस करके अदर कंट्री में आप व्यापार करने ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। वहाँ से आप सस्ते दरों पे सामान परचेज करेंगे और इंग्लैंड में वापस लाकर उनके हाई रेट पर बेच सकते हैं। ऐसा उन्हें राइट इस चार्टर के माध्यम से मिल चुका था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर्स इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। यानी कि अब इस चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिल गया, एक आश्वस्त होने का एक मिल गया कि अब हमारा कंपटीशन करने वाली कोई ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई इंग्लैंड की कंपनी अब इधर नहीं आएगी। मैं वहाँ का अकेला देश रहूँगा, वहाँ का अकेला ट्रेडिंग सेंटर रहूँगा जो मैं ईस्ट की कंट्री से प्रोडक्ट को परचेज करूँगा और इंग्लैंड में जाकर के हाई रेट पर सेल करूँगा। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड है मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज। एक वर्ड है यहाँ पर मर्सेंटाइल, इसका मतलब होता है बिजनेस इंटरप्राइजेज जो कि सस्ते दरों पर सामान को परचेज करके और काफ़ी कॉस्ट पे उसको हाई प्राइस में सेल करते हैं। दैट मीन्स उस ट्रेडिंग सेंटर का मेन मकसद होता है मोर मनी गेन करना, अधिक से अधिक प्रॉफिट को कमाना। तो इस तरह की एक कंपनी का इसको अधिकार मिल गया, एक चार्टर का राइट मिल गया। ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली, यानी कि उसका मेन क्या मतलब उसका एम था अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करना। बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। यानी कि अब इसका एक ही लक्ष्य था कि सस्ते दामों पे सामान खरीदें और उसको हाई रेट पर सेल करें। ओके, आगे देखते हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर्स यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द इंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। हालांकि ये अदर्स यूरोपियन मार्केट था, अदर्स कंट्री थे, ये केवल चार्टर इंग्लैंड से होने वाले बिजनेस को एक तरह से अधिकार दिया कि वहाँ के अदर्स कंपनी या अदर ट्रेडिंग सेंटर जो है ईस्ट के कंट्री में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे कंट्री को ही बैन कर दिया। वो अदर जो कंट्री थे यूरोपियन कंट्री, वहाँ के लोग आ सकते थे, जा सकते थे। यानी कंपटीशन कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ। ये केवल अधिकार इंग्लैंड से होने वाले मर्चेंट, इंग्लैंड से होने वाले बिजनेस ट्रेडिंग
को कंट्रोल किया, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लैंड की ऐसी कंपनी होगी जो ईस्ट कंट्री से बिजनेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल वो मतलब कंपटीशन से बाहर नहीं रहे। ओके, देखते हैं। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो शिप आई वो अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट पे आई। ओके, अराउंड द कैप ऑफ गुड होप, और वे अच्छे की तलाश के लिए वे प्रिय चीज़ को सर्च किए घूमे। एंड अक्रॉस द इंडियन ओशियन, और एक इंडियन ओशियन को पार करके आपको कहाँ चले आए, इंडियन ओशियन। द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी इटैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और इससे पहले जो पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली थे, वे पहले से ही आपको ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का जो आपको इंडियन ओशियन है उसको क्रॉस करके हमारे कंट्री में आ चुके थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके थे। कहाँ पर, तो गोवा में। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, ठीक है। अब देखिए गोवा का तो महाराष्ट्र के जस्ट बगल नीचे में आपको नॉर्थ साइड साउथ साइड में है जो गोवा, आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। तो वहाँ पर ये पुर्तगाली जो है आ चुके थे। इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, और ये आपने पढ़े होंगे कि 1498 में जो वास्को ड गामा है वो आपको पोर्तुगीज एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, समुद्री यात्री जो समुद्र के माध्यम से रास्ते से होकर के हमारे कंट्री में आया था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वेयर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन, शून द फ्रेंच ट्रेड अराइव्ड ऑन द सेंस, और इस प्रकार जो है जो फ्रेंच के साथ ट्रेडिंग भी हमारे कंट्री में शुरू हो गया था। लेकिन अब ये था कि प्रॉब्लम हुआ कैसे, कहाँ मेन समस्या आती है। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अभी आपने पढ़ा कि चार्टर में जो चार्टर था उसमें दे दिया गया कि इंग्लैंड की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो कि पूर्वी देशों से व्यापार करेगी, लेकिन अदर्स कंट्री के जो ट्रेडर्स थे वो भी हमारे कंट्री में आया करते थे, अपना जो है ट्रेड करते थे। लेकिन समस्या तब आई, कंपटीशन तब हुआ जब अलग अलग कंट्री के जो ट्रेडर्स थे वो एक ही चीज़ को, एक ही प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। एक ही चीज़ों पे अपने ट्रेडिंग सिस्टम को कंसंट्रेट कर दिए। देखिए, तो दैट ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ को परचेज करने का वो मतलब इंटरेस्टेड थे। तो आपको पता ही है इसमें क्या होता है, जब परचेज करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और वस्तु या थिंग्स जो है कम हो जाते हैं तो क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। उसमें जो सेलर्स को फ़ायदा होता है और जो बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, उन्हें लॉस होता है, उन्हें कम प्रॉफिट होता है। तो द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, और हमारे कंट्री का जो सिल्क था या कॉटन प्रोड्यूस कपड़े थे उसकी जो डिमांड आपको यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा था। उसमें कुछ मसाले भी थे, पीपर्स, क्लोव्स, कार्डोमम एंड सिनेमम टू वेयर द ग्रेट डिमांड, और इसका भी, मसाले का भी, स्पाइस का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था यूरोपियन मार्केट में। ओके, कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज इन्वेटली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज एंड दिस रिड्यूस्ड द प्रॉफिट्स दैट वुड बी अर्नड। अब जानते हैं कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, ट्रेडिंग थे, वो भी आपको इंडिया का ही प्रोडक्ट वहीं परचेज करते जो यहाँ पर सस्ता मिलता था और जिसको अधिक दाम पर बेचते थे। तो अदर कंट्री के जो पुर्तगाली थे या जो अदर्स जो फ्रेंच मतलब ट्रेडर्स थे वो भी उसी चीज़ को परचेज करते थे जो इंग्लैंड के ब्रिटिश जो व्यापारी थे वो परचेज करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब सेलिंग प्राइस, जब आपको क्या बोलते हैं, जब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर सभी कंट्री के जो मतलब सेल्स या बिजनेस पर्सन थे वो एक ही चीज़ को परचेज करते थे, इसलिए उनको मतलब परचेज प्राइस ज़्यादा होता था, इसलिए उसका जो है सेविंग जो है या प्रॉफिट जो है कम होता था। इसलिए अक्सर उन लोगों में वाद विवाद मतलब जो है तनाव होते रहते थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज could flourish was it eliminating
एरिवल कंपटीटर। इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गया, एक दूसरे का कंपटीटर, एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी लोग होते गए। द आर्ग्यू टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फ्रेश बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। इस प्रकार धीरे धीरे मार्केट के माध्यम से अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी में क्या हो, तनाव होते गया, बैटल युद्ध की स्थितियाँ बनते गई। और थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। और 18-17 सेंचुरी में देखने को मिला कि एक दूसरे की जो ट्रेडिंग सेंटर थे या कंपनी थी, वे एक दूसरे का शिप को डुबाने में, उसको लूटने में या उसको कोस्ट तक आने में उसको बाधा पहुंचाते थे। ब्लॉकेड रूट्स, ये रूट को ब्लॉक कर देते थे। एंड प्रिवेंटेड रिवेल शिप फ्रॉम द मूविंग विद द सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी कि सप्लाई को, मतलब गुड्स को सप्लाई करने के उनको मना कर, यानी कि अलग अलग कंपनी क्या करती थी, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, उनको नाव को डुबाना, शिप को डुबाना या रूट को बिजी कर देना, ये सब तमाम तरह की बातें चलती रहती थी। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। दिस इफोर्ट वाज फोर्टली सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। इसलिए क्या हो गया कि अलग अलग जो कंपनी थी अपना एक ट्रेडिंग सेंटर, अपना एक कह सकते हैं सेटलमेंट जो है इस्टेब्लिश करना शुरू किया कि हमारे आने जाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, मार्केट की समस्याएं हैं, तो हमारे यहाँ लोग रहेंगे, अफसर लोग रहेंगे, व्यापारी लोग रहेंगे, तो यहाँ माल जो है परचेज करके रख लेंगे और स्टोर कर लेंगे, और जब व्यापारी आएंगे तो उस स्टोर किए हुई चीज़ को अपनी कंट्री में ले जा करके सेल करेंगे। ये सभी लोगों ने अपना अपना एक सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था। द कंपनी देयरफॉर वुड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स लेटस। अब यहाँ देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उससे भी इनकी तकरार होना स्टार्ट हो गया था। तो हम यहाँ सबसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। अब देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में कैसे अपना बेस स्थापित किया, बेस मजबूत किया और कैसे वहाँ से अपना व्यापार स्टार्ट की। हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।